शहरियत कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मरकज को कोर्ट से राहत मिली है। शहरियत कानून के निफाज पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने शहरियत कानून के खिलाफ अर्जियों पर मरकज को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि 4 हफ्तों बाद एक दिन तय किया जाएगा कि जब मामले पर रोजाना समाअत होगी। जजों ने इशारा दिया कि मामले को आईनी बेंच के सुपुर्द किया जा सकता है। बरुआ साहब मुशावरत और कुछ और पार्टीज़ की तरफ से हम लोग अपीयर हुए और कोर्ट ने हमने इंटरिम स्टे नहीं मांगा था, कोई भी किस्म का आज हमने स्टे नहीं मांगा था। हमने ये कहा था कि आप हमारी इस स्टे की एप्लीकेशन इसके ऊपर एक डेट फिक्स कर दीजिए जिसके ऊपर एक प्रॉपर सुनवाई हो सके। उसको कोर्ट ने एग्री कर लिया। कोर्ट ने इस सजेशन को भी माना कि 5 जजेस बेंच इस मामले को सुने और वो हो सकता है उसके ऊपर भी वो ऑर्डर पास करें जो 5 जजेस बेंच को मैटर रेफर कर दें। और 4 हफ्ते का टाइम दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्लाई करने के लिए। सारी एप्लीकेशंस के सारी पिटिशंस के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी किया है। सीनियर वकील महमूद पराचा ने सुप्रीम कोर्ट में शहरियत कानून के खिलाफ अर्जियों पर हुई सुनवाई पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ खास रहा। हमारे साथ महमूद पराचा साहब हैं, सीनियर वकील हैं। पराचा साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह की सुनवाई हुई, कई तरह के फैसले शायद आपकी उम्मीदों के खिलाफ गए। नहीं, हमारी उम्मीदों के खिलाफ तो सरकार काम कर रही है। आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम कर रहे हैं जनता की उम्मीदों के खिलाफ, SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ की उम्मीदों के खिलाफ। अभी कोर्ट के जो आज का फैसला है उस पर हमारा ये कहना है कि चंद्रशेखर साहब ने एक PIL लगाई है अब CA के खिलाफ, और उसमें स्वामी अग्निवेश और वजाहत हबीबुल्ला साहब भी पिटिशनर हैं, को पिटिशनर हैं। वो अभी 1-2 दिन में सुनवाई के लिए आएगी। हम सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाएंगे कि ये मैटर जो है, पूरा देश जो है सड़कों पे है, इसको जल्दी सुनवाई करें। और इसके लिए मेरे ख्याल से चंद्रशेखर साहब ने जो पिटीशन लगाई है उसमें ये सारी चीज़ें भी हम कहेंगे कि ये जो फैसला करना है, एक तो पूरे देश को एक साथ उसका फैसला किया जाए, नॉर्थ ईस्ट को अलग ना किया जाए जैसा कि आज के ऑर्डर से शायद लग रहा है। तो ये क्योंकि NRC की एक्सरसाइज जो है वो पूरे देश के लिए एक साथ एनविसेज्ड है कानून में, उसी को चैलेंज किया गया है। तो देश को अलग अलग हिस्सों में डिसाइड करना ये शायद उचित नहीं होगा। ये गुहार भी हम सुप्रीम कोर्ट से लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, हालांकि रोक लगाने की कई तरह की बात की गई थी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जो है संवैधानिक बेंच को इस पूरे मामले को भेज दिया है। देखिए, ये जो है सरकार की जो ये गलत नीतियाँ हैं, एंटी नेशनल नीतियाँ जो हैं, देश के खिलाफ, देश को तोड़ने की नीतियाँ जो हैं, उससे सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे CBI हो, ये NIA हो, और जितना लोकपाल हो, ये सभी इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमारे CAG हो, CVC हो, सब बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो सरकार अपनी सारी गलतियों का जो निदान कराना चाहती है वो दूसरी इंस्टीट्यूशन से कराना चाहती है। ख़ास तौर पे अपनी गलतियों का एक बहुत बड़ा पिटारा बना के सुप्रीम कोर्ट के पाले में जब बात आ जाती है, तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे, न्यायपालिका जैसे, उसको इतना दबाव में मत लें। जो चीज़ें उनकी गलत पॉलिसीज़ हैं उसको विड्रॉ करें, ताकि न्यायपालिका के ऊपर से ये जो उनकी गलत नीतियों की वजह से दबाव बनता है वो ना बने। एक आखिरी सवाल, 4 हफ्तों का समय दिया गया, क्या आप मान रहे हैं कि जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 4 हफ्तों का समय दिया है, वो दबाव में दिया है? हमने ये कहा है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अब जैसे इतना गलत काम कर दिया उन्होंने, बगैर किसी स्टेट से पूछे पार्लियामेंट में लाके चुपचाप 3 लाइन व्हिप के जरिए, तो इस सब का जो रिपरकशंस आएंगे, लोग परेशान होके जो हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही आएंगे, दूसरे कोर्टों में जाएंगे। तो इस तरीके का दबाव बना रही है सरकार, अपनी देश तोड़ने की, मनुस्मृति लागू करने की जो नीतियां लगा रही है, उसका फिर सारा जो प्रेशर है वो सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों पे इसलिए आता है क्योंकि सरकार जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब के जो संविधान है उसके खिलाफ काम करती है। क्या धक्का है, मतलब आप लोगों के लिए क्या सेटबैक है कि आप लोग इस पर रोक नहीं लगवा सके? नहीं, देखिए, जनता जाग चुकी है। देश की सबसे बड़ी अदालत जो है, जो सरकार को बनाती है और सरकार को हटाती है, वो जाग चुकी है। जनता की अदालत ने सरकार से और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये अधिकार छीन लिया है कि वो CA पे वोट दें या वोट इस पे कुछ भी करें। तो ये अधिकार जनता ने वापस ले लिया है। अब ये समय की बात है कि ये सरकार कब तक सुनती है जनता की या नहीं सुनती। अगर ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहेगी सरकार, तो जनता हमारी मजबूत है बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए, और हम संविधान बचाएंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, किसी भी हालत में बताएंगे।
तो ये थे महमूद पराशा जिन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से वो बात कर रहे थे वो काफ़ी खुश नज़र नहीं आए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ खवातीन का एहतजाज जारी है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में बड़ी तादाद में खवातीन धरने पर बैठी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन की रैलियां निकल रही हैं। रैलियां सर्कस पार्क पहुंच रही हैं। सीए और एनआरसी के खिलाफ कोलकाता में एहतजाज जारी है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन ने अपना एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत में टल जाने के बाद ये धरना जो पार्क सर्कस मैदान में चल रहा है पिछले 16 दिनों से, ये धरना जारी रहेगा, ऐसा कहा गया है खवातीन की तरफ से। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर असमत जमील है, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका ये धरना जारी रहेगा? हाँ, जारी तो रहेगा, क्योंकि बहुत अफसोस है, बहुत मायूस हुए हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। धरना जारी रहेगा क्योंकि अपने वतन को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना, और हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम हिंदुस्तानी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जब तक अपने वतन से ये तासुब पसंदी या ये काला कानून को ख़त्म नहीं करते, हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और आज ये तो अब बेशक हमने शुरू किया था, लेकिन ये एक पूरे बंगाल की आवाज़ बन गई है। तो आज पूरे जितने यहाँ आवाम हैं सबसे बात करके और इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके और आगे लेकर जाया जाता है वो करेंगे, लेकिन धरना जारी रहेगा। यहाँ बहुत सारा मेला चलता है, मेला मुनक्किद किया जाता है, तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का भी एक मेला होने वाला है। तो इसको लेकर कहा गया था कि आपने जिस तरह से टाइम मांगा था, कई एक मेले जो है वो मनसूख किए गए और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मेला जो है वो 1 फरवरी से शुरू होगा। तो क्या लगता है कि इजाज़त मिलेगी, कंटिन्यू कर पाएंगे यहाँ पे? देखिए, हिंदुस्तान बचेगा तो मेला लगता रहेगा, हिंदुस्तान बचेगा तो हम आवाम भी रहेंगे। तो मेला तो फिर कहीं इतने बड़े मैदान है, ये तो एक छोटा सा कोना है, मेला तो वहाँ भी लग सकता है, लेकिन अगर यहाँ से उठ गए और हमारा हिंदुस्तान का संविधान को बर्बाद कर दिया गया तो मेला का फिर क्या होगा। तो इसलिए हम लोग अपने संविधान के लिए यहाँ जैसे बैठे थे वैसे बैठेंगे। सुविधाएँ हैं आपके लिए यहाँ पे? हाँ, अब तक पहले तो 10 दिन तक नहीं था, लेकिन अभी शेड अभी तक नहीं लगा, पब्लिक लगाना चाह रहा है कारपोरेशन से, और सीएम ने परमिशन तो दे दिया है, आज लगाने की कोशिश की जाती है। आज हम लोगों को बहुत उम्मीद था सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए शेड नहीं लगाए थे। वो 10 दिन जिस तरह तकलीफ, उस तरह का परमानेंट शेड नहीं लगा था, ऐसे आर्जी तो। लेकिन अब लग रहा है कि लड़ाई बहुत लंबी है, चलने वाली है, तो अब तो शेड लगाना पड़ेगा। तो लगता है कि कंटिन्यू रख पाएंगी कि औरतें यहाँ बैठती हैं, और कब तक इस तरह से धरना चलेगा? और ये कोलकाता सेंट्रल कोलकाता है, यहाँ पर की वजह से बहुत सारी ट्रैफिक का जो है वो एक परेशान, ट्रैफिक निज़ाम जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रहा है। तो ऐसे में लगता है कि इजाज़त मिली। सबसे पहली बात तो हम लोग अंदर करें, उससे ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, मैदान के अंदर की बात है। इसके कभी यहाँ से कोई जाकर आज तक रोड को या रास्ता ब्लॉक नहीं किया। और रहा कि ये औरतों के हौसला इतना है ना, अभी आकर मैं जब बात की तो उन लोग ने कहा कि अगर 1 महीना के अगर सालों भर भी करना पड़ा तो हम लोग इस तरह बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि खवातीन ने अपना धरना जो है वो जारी रखने का फ़ैसला किया है। और आज जिस तरह से सुबह से ही काफ़ी भीड़ इस धरना मंच में देखा जा रहा है कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में, और ये धरना जारी रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पार्क सर्कस मैदान में इस धरने को और कितनी इजाज़त देता है। कैमरामैन विपुल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। भोपाल में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जारी सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने आज शिरकत की। दिग्विजय सिंह ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शहरियत देने का कानून पहले भी मुल्क में मौजूद था और उस नए कानून को मुल्क में किसी तरह की जरूरत नहीं थी। दिग्विजय सिंह ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमतों में एनपीआर का निफाज नहीं होगा। जो फैक्ट्स दिए सारे आपके पास मौजूद हैं, और आधार कार्ड में तो बायोमेट्रिक भी है, तो हर तरह से कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं, जितनी भी कांग्रेस की सरकारें हैं हम लोगों ने तय किया है कि किसी हालत में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने भोपाल इकबाल मैदान में सीएए के खिलाफ जारी सत्याग्रह में शामिल होकर सत्याग्रह करने वाले तलबा और समाजी तंजीमों के कारकुनान से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने मुल्क में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी पर हुकूमत की नाकामी को निशाना भी बनाया।
दिग्विजय सिंह ने कहा, मौजूदा वक्त में हर शख्स को आईन का इल्म होना जरूरी है और ऐसे में कमलनाथ हुकूमत ने हर सनीचर को स्कूलों में तलबा को आईन की तालीम देने का जो इनकलाबी कदम उठाया है उसकी उन्होंने सताइश की। अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। जो पहले हुआ करता था कि विश्व की मंदी का असर हमारे ऊपर होता था, अब भारत की मंदी का असर विश्व की मंदी पे हो रहा है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो तक कह रही हैं और दावोस में तो ये चर्चा भी है किस प्रकार से अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ती जा रही है, सोशल टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ कमलनाथ जी को, मध्य प्रदेश सरकार को, जो उन्होंने ये तय किया है कि हर शनिवार को स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जो बुनियादी बातें हैं संविधान की, CAA, NRC और NPR के खिलाफ मुल्क के कई छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। अक्सर जगहों पर खुद खवातीन सड़कों पर धरना दे रही हैं। एहतजाजी खवातीन के कंबल और बिस्किट छीन लेने के बाद से लखनऊ के घंटाघर का एहतजाज भी सुर्खियों में है। धरने पर मौजूद खवातीन भी एहतजाज का कोई जरिया नहीं छोड़ रही हैं। आज घंटाघर पर खवातीन ने अपने मुतालबात की कामयाबी के लिए हवन करवाया। खास बात यह रही कि हवन के दौरान हर तबके की खवातीन इसमें शामिल रहीं। जी हाँ, ये वही घंटाघर है जहां से 2 रोज कबल खवातीन एहतजाजियों को पुलिस ने जबरन हटाने की कोशिश की थी और इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन के कंबल, बिस्किट और खाने पीने के दीगर सामान भी उठाकर ले लिए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन के धरने की तर्ज पर शहर रांची में भी लगातार धरना जारी है। इस धरने में भी बड़ी तादाद में खवातीन शामिल हो रही हैं। रांची के हज हाउस के करीब मुनज़्ज़म इस धरने का आज तीसरा दिन है। खास बात यह है कि यह धरना 24वें घंटे जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद इस धरने में मुसलमानों के अलावा दीगर तबकों की खवातीन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। नाजरीन, उर्दू के मशहूर गज़लगो और नज़मगो शायर सिकंदर अली वजद 106 साल पहले आज ही के दिन पैदा हुए थे। मुलाहिजा कीजिए वजद साहिब की याद में हमारी खास रिपोर्ट। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, ये उजड़ने के बाद बस्ती है। खालिद सिकंदर अली वजद 22 जनवरी 1914 को औरंगाबाद में पैदा हुए, जो उन दिनों हैदराबाद दक्कन की रियासत का हिस्सा था। इब्तदाई और स्कूली तालीम औरंगाबाद में ही हुई और इसी शहर में 1930 में उनकी शायरी का आगाज हुआ। 1935 में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA का इम्तिहान पास किया। 1938 में उन्हें हैदराबाद सिविल सर्विस के इम्तिहान में कामयाबी मिल गई। इसके बाद 1 साल तक वो अदालती कामों की ट्रेनिंग के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के शहर सीतापुर में रहे। फिर औरंगाबाद में ही वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किए गए। बाद अज़ा उन्हें जुडिशनल सर्विस में म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट का मनसब दिया गया। इस ओहदे से सुबकदोशी के बाद वजद सेशन जज मुकर्रर हुए। हुसूल आज़ादी के बाद उन्होंने सरकारी मुलाजमत से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लिया। इस दौरान शायर के तौर पर उन्हें खूब शोहरत मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम उनके मद्दाह थे। पंडित नेहरू उर्दू शायरी के आशिक थे और कई बार अपनी अकामतगाह पर शेरी महफिलों का एहतमाम किया करते थे, जिनमें सिकंदर अली वजद की शिरकत लाजमी होती थी। मोहतरमा इंदिरा गांधी भी उनकी शायरी पसंद करती थी। जवाहरलाल नेहरू ने उनके तीसरे मजमूए औरा के मुसव्वर की रस्म इजरा अदा की थी। औरंगाबाद से वजद साहब को इश्क था, जो अब सूबे महाराष्ट्र का हिस्सा बन चुका था। हुकूमत ने उन्हें हैदराबाद में आला ओहदे पर भेजने की पेशकश की, लेकिन वजद राजी नहीं हुए। वो अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर भी रहे। 1944 में उनका पहला शेरी मजमुआ लहू तरंग मंजर आम पर आया। इसके बाद आफ्ताब ताज़ा, औरा के मुसव्वर और बयाज मरियम के उन्वान से शेरी मजमुए सामने आए। 1970 में हुकूमत ने अदबी खदमात के लिए उन्हें पद्मश्री का एजाज दिया। 1972 में उन्हें सूबा महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए मुंतखब किया गया। उन्हें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी जुबानों पर
यकसां कुदरत हासिल थी। कुदरत ने खूबसूरत आवाज से भी नवाजा था। जब भी वो अपनी नज्म या गजल गुनगुनाते तो सामाईन मशहूर हो जाते। उनकी नज़में अजंता एलोरा, ताजमहल और कारवाने जिंदगी भी मशहूर है। वो अपनी कुलियात भी तैयार करना चाहते थे, जिसका नाम उन्होंने जमाल अजंता जलाल हिमाला तजवीज़ किया था, लेकिन कुछ उनकी अलालत की वजह से और कुछ दीगर असबाब से उनकी इशाअत अमल में ना आ सकी। मैदे और तनफुस के अमराज ने उन्हें घेर लिया था। काफी इलाज हुआ मगर सेहतयाब न हो सके। अप्रैल 1983 में वो कोमा में चले गए और चंद हफ्ते बाद 16 मई की सुबह उनका इंतकाल हो गया। अब सिर्फ उनका कलाम और उनकी यादें बाकी हैं। ये शेर शायद उन्होंने अपने लिए ही लिखा था। मरकजी हुकूमत मुल्क को दरपेश पानी की किल्लत का सामना करने के लिए मरहलावार कई इकदाम कर रही है। इस कदम में सैकड़ों ऐसे माहिरीन शामिल हो रहे हैं जो पानी की किल्लत से बचने के तरीके और उसके लिए तकनीक की सलाहियत को बरोकार ला रहे हैं। इससे न सिर्फ अरबों लीटर पानी की बचत हो रही है बल्कि दुनिया को एक मौसर पैगाम भी जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी पानी से होने वाली बीमारियों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में पानी से होने वाली बीमारियों के लगभग 3.8 करोड़ मामले हैं, जिसका खमियाजा 7.4 करोड़ कार्य दिवस खोकर होता है। भूजल का उपयोग करीब 40-50 करोड़ लोगों के द्वारा पीने योग्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। आप समस्या की भयावहता को समझ सकते हैं। जब मेरे बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत कठिन होता है। बच्चा बहुत रोता है, हमें उसके साथ अधिक समय बिताना पड़ता है और उन दिनों के लिए हमारी कमाई भी एक ठहराव पर आ जाती है। इसीलिए हम तरल टेक रिएक्टर के साथ आए हैं। यहाँ पर आपको ऊपर के 7 बोर्ड खोलने हैं और ऐसा करने में आपको 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। आपको इसको एक बार फिर से जोड़ना है और राइजर पाइप में इसे खिसका देना है। इसके बाद हम पानी चलाते हैं और इसके लिए किसी बिजली या उससे संबंधित किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसे 60 साल की महिलाएं तक भी संभाल सकती हैं और जो बुलबुले बनते हैं वो बहने वाले तरल पदार्थ के मार्ग पर सभी बिंदुओं पर गिरते हैं और शॉक वेव्स भेजते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेसरेट करता है, जो आमतौर पर डायरिया, हैजा या टाइफाइड जैसे पानी के रोगों का कारण बनता है। अभी ये सिस्टम लगने के बाद पानी साफ हो गया है और खराब पानी से होने वाली बीमारियां कम हो गई हैं। ये टेक्नोलॉजी सभी तरह के सामाजिक स्तर पर उपलब्ध है। हमने पहले ही लगभग 10 लाख यूजर्स को सीधे सुरक्षित पेयजल प्रदान किया है और ये सिर्फ कुछ हजार की संख्या में बेचने से संभव हुआ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के 1.3 करोड़ हैंड पंपों को तो वाकई में वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में 200 से ज्यादा उलमाए किराम और आइमा मसाजिद ने वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उलमाए किराम ने जोर दिया कि पंजाब और केरला की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी एनआरसी के अदम निफाज के लिए असेंबली में करारदाद मंजूर की जाए, लेकिन वज़ीर आला महाराष्ट्र ने असेंबली में करारदाद मंजूर करने के मुतालबे पर वाज़ेह जवाब न देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में किसी शहरी पर आंच नहीं आने दी जाएगी। एनआरसी से किसी शहरी के हकूक और शहरियत को खतरे में नहीं डाला जाएगा। उद्धव ठाकरे ने हुकूमत पर यकीन करने का भी मशवरा दिया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने उलमाए किराम से बातचीत की। ये सारे उलमाए किराम और इमाम मसाजिद का आज ये मुतालबा था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सीएए और एनआरसी जैसे काले कानून को जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने अपने वहाँ करारदाद मंजूर करके उसको नाफिज ना होने का यकीन दिलाया, उसी तरीके से हम लोग चाहते थे कि महाराष्ट्र में भी
ये काला कानून नाफिज ना हो, ऐसा असेंबली में इस तजवीज़ को मंजूरी दी जाए। ये हम लोगों का मुतालबा था। तो वज़ीर आला साहब ने आपकी बात मानी, जवाब क्या दिया आपको उन्होंने? देखिए, यहाँ मौजूदा वक्त में गठबंधन है और भी लोगों से, तो मुमकिन है कि शायद अपने हामियों से वो मशवरा करके कोई सही जवाब देंगे। लेकिन जो तकरीर की, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब किसी भी इस मुल्क में रहने वाले को आज नहीं आने देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की भी अयादा किया कि कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि कानून इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है सरकार में, तो वो आपकी हिफाजत करेंगे। कानून के ताल्लुक से जो है वो साफ जवाब देते हुए वज़ीर आला साहब जो है वो बचते दिखाई दिए। देखिए, अगर कानून नहीं बनेगा तो उलमाए कराम का, इमाम मसाजिद का और तमाम देशवासियों का एहतजाज जारी रहेगा। आपका क्या बोलना है, अगर कानून नहीं बन पाया तो उलमा कराम की क्या हैसियत होगी, किस हैसियत से आगे बढ़ेगी? देखिए, इनसे तो हमारा मुतालबा है कि यहाँ पर बनाएं, लेकिन सही निशाना हमारा मरकजी हुकूमत है। इनके बनाने नहीं बनाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मुतालबा जो है वो मरकजी हुकूमत से है कि वो फौरी तौर पर इस कानून को ख़त्म करें। लेकिन क्या आप इस मीटिंग से मुतमईन हैं? क्या आप मीटिंग से जो है वो संतुष्ट हैं, जिस तरह की बातें हुई हैं? जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कौन इस कानून को नाफिज करता है, तो किसी हद तक बहरहाल हम लोग मुतमईन हैं। कैमरा पर्सन राजमनी पिले के साथ मोयुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में वाइल्ड इंडिया के नाम से फोटोग्राफी का इनकाद किया गया। इस वाइल्ड लाइफ नुमाइश में 8 फोटोग्राफ्स ने हिस्सा लिया और वाइल्ड लाइफ और सयाहत को फरोग देने के लिए कोशिशें की गई। इस मौके पर पद्मश्री अनूप शाह ने सयाहत को फरोग देने के ताल्लुक से कई अहम जानकारी दी। देखिए, फोटोग्राफी की प्रदर्शनियां तो बहुत होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक नया प्रयोग है, क्योंकि पहली बार हमने 8 अलग अलग फोटोग्राफर्स को एक छत के नीचे लाकर उनकी हमने यहाँ पर फोटोग्राफ दिखाई हैं, और सब के सब जो हैं बहुत उम्दा किस्म के फोटोग्राफर्स हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, हालांकि 2 नाम इनमें ऐसे हैं जो बहुत ही चिर परिचित और बहुत ही फेमस हैं। मेरा नाम उमेश अग्रवाल है। मेरा बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शौक है, और उसमें भी बिग कैट्स मतलब टाइगर और लेपर्ड्स का मेरा ज़्यादा रुझान है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे मैं आपको बताया, मेरे को ये करते करते मोर देन 30 ईयर्स हो गए हैं। तो जंगल की ज़मीन, जंगल के अलग अलग जानवर आपको एक आवाज़ करते हैं, उससे आपको पता लगता है कि यहाँ किसी जानवर की मूवमेंट है। देखिए, मेरी फोटोग्राफी की शुरुआत तो फादर ने एक दफ़े एक्फाइसोली कैमरा मुझे लाके दिया था, बॉक्स कैमरा, तो वो है 64 की बात। तो पिंडारी हम लोग गए थे, तो उस समय जो मैंने फ़ोटो खींची थी वो मेरी ड्राइंग रूम में लगी है। फिर उसके बाद 68 में नैनीताल माउंटेन क्लब की स्थापना हुई, तो उससे हमें पहाड़ों में जाने का बहुत समय मिला, और उससे सबसे पहले नेचर से मेरा वास्ता हुआ। मैं कहता हूँ कि जो अच्छा नेचर लवर है वो हर चीज़ को माइन्यूटली देखता है, तो आप अच्छी फ़ोटो भी खींच सकते हैं। सी, एज फार एज वाइल्ड लाइफ इज़ कंसर्न, स्कोप मतलब आप सोचते को वाइल्ड लाइफ करके मैं कमा के खाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है हमारे देश में, बिकॉज देर इज़ नो मार्केट एज सच। वाइल्ड लाइफ पीपल जनरली करते हैं यहाँ पे अपने लिए ही करते हैं। वो जंगल में जाते हैं, जानवर देखते हैं, वो उसका पिक्चर बनाते हैं। लेकिन अगर आप ये समझे कि इससे आप कमा के खाएंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एट द मोस्ट आपका क्या होगा काम, एक मैगजीन छाप देगी, न्यूज़पेपर छाप देगी, आपने कोई बढ़िया पिक्चर ले लिया, लेकिन उससे। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।